बिगनिंग एंड स्प्रीड ऑफ द रिवोल्ट, द स्पार्क। इसमें देखेंगे हम बेसिकली कि इंस्टेंट क्या रीजंस रहे थे उस टाइम पे। एकदम से 1857 में ये टाइम पे आप बोल सकते हो कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसके रूट्स आपको 1856 में मिलेंगे, दिसंबर 1856 में, जब ये जो आपकी एनफील्ड राइफल थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो साथ के साथ एक और चीज़ क्या चल रही थी, द रिपोर्ट्स अबाउट द मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट। जो बोन डस्ट होती है बोला गया कि उसको आटे में मिला दिया गया था। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, जो एनफील्ड राइफल थी जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ तो ये दो ऐसे रीजंस रहे थे जिसकी वजह से आपका रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। इंस्टेंट रीजंस थे ये, लाइक। फिर अब ये एनफील्ड राइफल वाला केस क्या था, ज़रा उसको समझते, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जस्ट एक मिनट। देखो, the grease wrapping paper of cartridge of the new rifle had to be written off before loading, and grease was reportedly made of beef and pig fat। बोल क्या रहे हैं, जो इसमें कार्ट्रिजेस डलती थी, जो इसमें गोलियां वगैरह डलती थी, उसके ऊपर ना एक पेपर लगा होता था, ग्रीस का पेपर लगा होता, उसको रैपिंग पेपर था। और ये जो ग्रीस पेपर था ना, ये आपका बना हुआ था बीफ और पिग के फैट्स थे। तो ये रिपोर्ट मतलब ये ऐसा हवा उड़ा दी गई थी। अब बोल सकते हो, अब रियलिटी तो पता नहीं, लेकिन ये बोला गया था कि वो जो रैपिंग पेपर था वो आपका बीफ और पिग के फैट से बना हुआ है। अब हमें पता है कि बीफ जो है ये हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, एंड एट द सेम टाइम जो पिग है, ये पिग क्या है, मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। अब इस ग्रीस पेपर को क्या करना पड़ता था, मुंह से फाड़ना पड़ता था बिफोर लोडिंग इन द राइफल। तो ये जो चीज़ थी, ये एक रीज़न रहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल के इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और बोला कि हम इन कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तो इन्हीं यूज़ करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। इसके खिलाफ म्यूटनी स्टार्ट हुई। द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नथिंग टू अलाय दिस फियर। अब जब आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी चला ना, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हम जो बोलेंगे इनको करना ही पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर चिल्लम चिल्ली करेंगे, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएंगे। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड द सिपाहीज फेल देयर रिलीजन वाज इन ग्रेव डेंजर। द ग्रीस कार्टरेज डिड नॉट क्रिएट अ न्यू कॉज ऑफ डिसकंटेंट इन द आर्मी, but supplied the occasion for the simmering discontent to come out in the open। बेसिकली बोल क्या रही है, जो ग्रीस कार्टरेज थी ये तो बस एक बहाना नहीं, रीज़न तो था, लेकिन इसने क्या किया, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक जो डिसकंटेंट था लोगों के दिमाग में ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि अब हमें इनके खिलाफ लड़ना है लड़ना है लड़ना है। छोटे मोटे तौर पे तो हो रही थी लड़ाइयाँ, ठीक है, लाइक आपने वेल्लोर म्यूटनी देखी है, 34 नेटिव इन्फेंट्री की जो म्यूटनीज हुई थी वो देखी है, जो बिफोर 1857 हुई थी। तो छोटे मोटे स्तर पे हो रही थी, लेकिन उन सबको एक ओकेज़न मिल गया, इस ग्रीस कार्टरीज के बहाने एक ओकेज़न मिल गया कि अब क्या है, ये फाइनली ब्रिटिशर्स के खिलाफ और फोर्सफुली खड़े हो सकते, और स्ट्रॉन्गली खड़े हो सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। स्टार्ट एट मेरठ। तो मेरठ से ये रिवोल्ट आपका स्टार्ट हुआ था। द रिवोल्ट बिगेन एट मेरठ 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली ऑन 10th of May 1857, then gathering the force rapidly soon embarrassed a vast area from Punjab in north and the Narmada in the south to Bihar in the east and Rajputana। तो बेसिकली ये बता क्या रही है कि इस एरिया में ये आपका पूरा जो रिवोल्ट था ये इनिशियल स्टेज पे फैला था। दैन इवन बिफोर द मेरठ इंसिडेंट, इस मेरठ इंसिडेंट से पहले, ये कोई फर्स्ट इंसिडेंट नहीं था कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस इंसिडेंट से पहले भी जो 19 नेटिव इन्फेंट्री थी बेरहमपुर की, इन्होंने मना कर दिया था कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हम जो आप नई इनफील्ड राइफल लेके आए हो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। एंड इन्होंने म्यूटनी स्टार्ट कर दी थी। तो इन्होंने मतलब इनको फैब 1857 में डिसबैंड कर दिया गया था। जो नेटिव इन्फेंट्री थी इनको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद मार्च 1857 में, सॉरी, ये स्टार्ट करते हैं फैब 1857 में और मार्च 1857 में इनको डिसबैंड कर दिया जाता है। देन इसके बाद आपका 34 नेटिव इन्फेंट्री के जो मंगल पांडे थे, इन्होंने क्या किया, ये एक स्टेप और फर्दर चले गए। इन्होंने जो सर्जेंट मेजर थे इनके यूनिट के, उनको गोली मार दी। बैरकपुर में जो सर्जेंट मेजर थे उनको गोली मार दी। ही वॉज ओवर पावर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। वाइल हिज रेजिमेंट वॉज डिसबैंडेड, और इनकी जो रेजिमेंट थी उसको डिसबैंड कर दिया जाता है।
फिर इसके बाद ये जो बात थी ये दूर दूर फैली, और लोग, और जो भी आपकी इन्फेंट्रीज थी, जो भी कैवलरीज थी, और जो भी इंडियन सिपाहीज थे, वो और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उन्होंने और स्ट्रॉन्गली इस रिवोल्ट को बढ़ाया. Then the second Awadh regiment which defied its officer on May 3 met with a similar fate. उनको भी डिसबैंड कर दिया गया था. जहाँ जहाँ आपकी म्यूटनी स्टार्ट हो रही थी, ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे, गवर्नमेंट वहाँ से उन सिपाहीज को, उन इन्फेंट्रीज को डिसबैंड किए जा रहे थे. देन आपका अप्रैल 24 19 मैन ऑफ द थर्ड नेटिव इन्फेंट्री, जो 90 लोग थे थर्ड नेटिव कैवलरी, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ग्रीस कार्टरीज, और इनमें से 85 लोगों को, मतलब 24 अप्रैल को ये मना करते कि भैया हम नहीं यूज़ करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो. देन 9 मई को जो इसमें से 85 लोग थे, यानी 19 लोगों ने रिफ्यूज़ किया था, और 85 लोगों को इन्होंने डिसमिस कर दिया, और उनको 10 साल की इम्प्रीजनमेंट दी जाती है कि उनको जेल में डाल दिया गया. इसकी वजह से ये जो था ना, ये एज अ स्पार्क की तरह काम किया, और जो जनरल म्यूटनी थी, दिस स्पार्क्ड ऑफ अ जनरल म्यूटनी अमंग द इंडियन सोल्जर्स स्टेशनड एट मेरठ. मेरठ के अंदर जो भी सिपाहीज थे वो और ज़्यादा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गए. उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट डे जाके 10 मई को उन सभी इम्प्रीजन कॉमरेड्स को, देर इम्प्रीजन कॉमरेड, जो भी इनके साथ के सिपाहीज थे, उन सबको क्या किया, जेल से निकाला, एंड किल देयर ऑफिशियल्स एंड अनफर्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट. इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अब बोला कि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बिल्कुल मोर्चा स्टार्ट कर दिया कि अब हम ब्रिटिशर्स की कोई भी बात नहीं मानेंगे, और क्या है उनको आप बोल सकते हैं उनको ना, उनके साथ मतलब स्ट्रॉन्गली डील करेंगे. दिस सेट ऑफ फॉर दिल्ली आफ्टर सनसेट. अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से ये चल जाते हैं दिल्ली. अब हमें पता है कि दिल्ली में जाके वो किससे मिलेंगे, बहादुर शाह से मिलेंगे. बहादुर शाह लास्ट मुग़ल रूलर है, इनसे जाके मिलेंगे. अब देखो कंडीशन बहादुर शाह की भी बिगड़ी हुई थी. ये खुद मतलब इसमें इस रिवोल्ट का पार्ट बनने के लिए, इस रिवोल्ट का लीडर बनने के लिए माने क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको बोला था कि आप क्या है, अब आप क्या इस प्लेस को जहाँ पे ये रह रहे हैं, पैलेस को, इसको खाली कर दो. और इनको भी, ये भी ऐसा कुछ पावरफुल नहीं थे, इकोनॉमिकली इनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी थी, और ऐसे कोई उस टाइम पे कोई इज्जत भी इनकी कुछ खास बची नहीं थी, क्योंकि जो आपके ब्रिटिशर्स थे उनके सामने इनकी भी कोई ज़्यादा वैल्यू रह नहीं गई थी. तो इन्होंने भी एट लास्ट बोला कि चलो मैं भी इसका पार्ट बन जाता हूँ, क्योंकि देखो इनका जो पार्टिसिपेशन था, इनकी जो लीडरशिप थी, इसको काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है. क्यों, क्योंकि इससे पहले ये जो पूरा रिवोल्ट था ये एज अ सिपाही म्यूटनी की तरह चल रहा था, कि बस जो सिपाही थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. लेकिन जब बहादुर शाह इसके अंदर लीडरशिप ले लेते हैं, देन उसके बाद ये रिवोल्ट आप देखोगे काफ़ी बड़े पार्ट में फैला. ठीक है, जो आपका बंगाल का पार्ट है, बिहार का पार्ट है, मद्रास है, उड़ीसा है, कई ज़्यादा एरिया तक ये फैला. और वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने भी बहादुर शाह को अपना लीडर माना, इस रिवोल्ट का लीडर माना, और ख़ुद को क्या माना, इनका सबॉर्डिनेट मान के इनके साथ काम करने के लिए मान गए थे, इनके साथ रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गए थे. इसलिए इनके लीडरशिप को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है. राइट. देन इसके बाद देखते हैं कि हम इन दिल्ली द लोकल इन्फेंट्री जॉइन दैम, किल देयर ओन यूरोपियन ऑफिसर इंक्लूडिंग साइमन फ्रेशर द पॉलिटिकल एजेंट, एंड सीज द सिटी. इन्होंने क्या किया, जो साइमन फ्रेशर थे इनकी डेथ कर दी और सिटी को सीज कर लिया. देन जो लेफ्टिनेंट विलोगवे थे, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द मैगजीन एट दिल्ली, ऑफर सम रजिस्ट्रेशन. इन्होंने इनको रोकने की कोशिश की बट वॉज ओवरकम. द एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ द इंडिया. इनको क्या बोला गया, इनको एम्परर मान लिया गया कि ये इंडिया के एम्परर है, और यही क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, हमें क्या करेंगे, लीड करेंगे इस रिवोल्ट में आगे. Then this was soon to become the center of the great revolt of Bahadur Shah. Its symbol, the spontaneous raising of the last Mughal king to the leadership of the country, was a recognition of the fact that the long reign of the Mughal dynasty had become the traditional symbol of India's political unity. Like जो इनका मुग़ल किंग थे आपके बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, इनकी लीडरशिप जो थी, लीडरशिप ऑफ द कंट्री वाज अ रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट that the long reign of Mughal dynasty had become the traditional symbol of India's political unity. यानी जो आपका मुग़ल डायनेस्टी थी, जो इतने सालों से ये रूल कर रही थी, ये इंडिया की एक पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल बन गई थी. राइट. With this single act, the sepoys had transformed a mutiny of soldiers into a revolutionary war.
लाइक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इससे पहले क्या थी, ये जस्ट अ सिपाही म्यूटनी थी, जैसे सोल्जर्स की म्यूटनी थी, लेकिन ये बहादुर शाह जफर के इस बैटल में एंटर होने के बाद ये एज अ रेवोल्यूशनरी वॉर की तरह देखा गया, राइट. Then, while all Indian chiefs would took part in the revolt, hastened to proclaim their loyalty to the Mughal emperor, it also signifies that the rebel was that the rebels were politically motivated. Rebels क्या थे? Politically motivated थे. तो religion was a factor. The broad outlook of the rebels was not influenced by religion identity. Basically ये जो आपके मुगल्स थे, लेकिन इनके पैट्रॉन्स को, मतलब इनके लीडरशिप को किसने एक्सेप्ट किया? जो आपके हिंदू रूलर्स थे और जो आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था इनके लीडरशिप के अंदर, इस रिवोल्ट को. तो भले ही यहाँ पे क्या है, एक आपका रिलीजन फैक्टर देखा गया था, लेकिन इस रिलीजन फैक्टर ने, मतलब ये जो रिलीजन फैक्टर था, इससे ज़्यादा हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारी लड़ाई हो रही है अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी. ठीक है, तो ये जो कॉमन एनिमी था, इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई रेदर देन योर रिलीजियस फैक्टर. ठीक, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. देन फिर आते हैं कि सिविलियंस जो थे, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया. ऐसा नहीं था जो सिर्फ सोल्जर्स जो थे वो अकेले ही लड़ रहे थे, उनका साथ सिविलियंस ने भी दिया, क्योंकि सिविलियंस भी बहुत ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स से, और उनको भी ये एक अच्छा खासा मौका मिल गया कि हम क्या है, इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्गली खड़े हो सकते हैं और स्ट्रॉन्गली इनके साथ डील कर सकते हैं. देन रिवोल्ट ऑफ द सिपाहीज वाज अकम्पेन्ड बाय अ रिबेलियन ऑफ सिविल population, particularly in the north western provinces of the अवध. क्योंकि अवध को एनेक्स कर लिया गया था, एंड देन यहाँ पे काफ़ी सारी लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज़ लेके आए, टैक्सेस लगाए गए, तो जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी थी, राइट. तो उनको भी अच्छा खासा मौका मिला कि चलो भैया मारते पीटते ब्रिटिशर्स को. Their accumulated grievance found immediate expression, and they rose in masses to give vent to their opposition to British rule. It is the widespread participation in the revolt by the peasantry. देखो कौन कौन सी क्लासेस खड़ी हुई थी, सभी खड़े हो गए थे. जो peasantry थी, आर्टिशंस थे, शॉपकीपर्स थे, डे लेबर्स थे, जमींदार, रिलीजन मेंडिकेट्स, प्रिस्टेस, सिविल सर्वेंट्स, which gave it real strength as well as the character of a popular revolt. देखो कोई भी रिवोल्ट जो है वो बड़े लेवल पे तब तक नहीं जा सकता जब तक उसके अंदर जो कॉमन मासेस है उनका पार्टिसिपेशन ना हो, राइट. तो इस वजह से ये जो रिवोल्ट था वो काफ़ी बड़े लेवल पे गया, क्योंकि इसके अंदर हर क्लास ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो आपकी पीजेंट्री हो, आर्टिशंस हो, शॉपकीपर्स हो, जमींदार्स हो, रिलीजन मैंडिकेंट्स हो, जो आपके डिस्पोज रूलर्स हो, सब ने पार्टिसिपेट किया था. हियर द पीजेंट्स एंड द पैटी जमींदार्स गिव फ्री एक्सप्रेशन टू देयर ग्रीवेंस बाय अटैकिंग द मनी लैंडर्स एंड जमींदार्स वो हैड डिस्प्लेस्ड देम फ्रॉम द लैंड. ठीक है, जो उनकी ज़मीन से हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने, उन मनी लैंडर्स और जमींदार्स ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस रिवोल्ट का पार्ट बने. They took advantage of the revolt to destroy the moneylenders' accounts, books and debt records. ठीक है, ऐसे मनी लैंडर जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, ठीक है, तो उनकी जो भी रिवोल्ट, मतलब जो उनका जो भी अकाउंट बुक्स हुआ करती थी, डेप्ट रिकॉर्ड हुआ करते थे, उन सबको जला दिया गया, उन सबको फाड़ दिया गया. दे ऑल्सो अटैक द ब्रिटिश स्टैब्लिश्ड लॉ कोर्ट, जो भी इनके लॉ कोर्ट्स थे, रिवेन्यू ऑफिस थे, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, पुलिस स्टेशन थे, उन सबको काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया. ठीक है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था ब्रिटिशर्स को. एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अबाउट 1,50,000 मैन वु डाइड फाइटिंग द इंग्लिश इन अवध, ओवर 1 लाख वर सिविलियंस. और जो 1,50,000 लोग थे जो इस लड़ाई में मर गए अवध के अंदर, उसमें से 1 लाख लोग जो थे वो सिर्फ सिविलियंस थे. तो आप देख रहे हो कि सिविलियंस का कितना बड़ा रोल था इस पूरे रिवोल्ट के अंदर, राइट. फिर देखते कि स्टॉर्म सेंटर्स क्या थे, कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ. तो हमें पता है कि दिल्ली के अंदर जो सिंबॉलिक लीडरशिप थी वो किसकी थी, बहादुर शाह जफर की थी. लेकिन जो एक्चुअली लीड कर रहे थे, जो कमांड कर रहे थे इस पूरे रिवोल्ट को, वो कौन थे, जनरल बख्त खान थे. तो इनकी लीडरशिप में ये रिवोल्ट हुआ था. ठीक है, वो लेड द रिवोल्ट ऑफ बरेली ट्रूप्स एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली. ये क्या थे, बरेली के जो ट्रूप्स थे उनको दिल्ली लेके आए थे. फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कानपुर के अंदर जो थे वो नाना साहेब थे. कानपुर द नेचुरल चॉइस वॉज नाना साहेब, द अडोप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड. इनके ये अडोप्टेड सन थे, और हमें पता है कि नाना साहेब जब मतलब नाना साहेब को गद्दी पे बैठने के लिए ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था, क्योंकि ये एक अडोप्टेड सन थे. और ब्रिटिशर्स की ये नीति रही थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की, कि भाई जिस राजा के बेटे वगैरह नहीं है उनके राज को ये
हत्या लिया करते थे. ही वॉज रिफ्यूज द फैमिली टाइटल एंड बैनिश फ्रॉम द पूना एंड वॉज लिविंग नियर कानपुर. कानपुर के पास ये रह रहे थे. तो नाना साहब एक्सपेल्ड द इंग्लिश फ्रॉम कानपुर. अब इन्होंने क्या किया, जो भी इंग्लिश ट्रूप्स थे उनको कानपुर से भगा दिया, उनको मारा पीटा और उनको निकाल दिया वहाँ से. अपने आप को पेशवा अनाउंस कर दिया कि भैया मैं अब पेशवा हूँ. एंड एक्नॉलेज द बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया. इन्होंने भी एक्नॉलेज किया बहादुर शाह की लीडरशिप को एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू हिज गवर्नर, और अपने आप को इनका गवर्नर डिक्लेयर किया कर दिया. सर ह्यूज विलर कमांडिंग द स्टेशन सरेंडेड ऑन जून 27, 1857 एंड वाज किल्ड ऑन द सेम डे. इनको यहाँ पे मार दिया जाता है, सर ह्यूज विलर को. देन बेगम हजरत महल थी. बेगम हजरत महल लखनऊ से कमान संभाल रही थी इस रिवोल्ट की. The rebellion broke out on June 4, 1857 and a popular sympathy was overwhelming in favor of the deposed Nawab. इनके जो बेटे थे ब्रिजेश कादिर was proclaimed the Nawab and a regular administration was organized with important officers shared equally by Muslims and Hindus. ठीक है. देन हेनरी लॉरेंस जो थे उन्होंने यहाँ पे इस रिवोल्ट को शांत करने की कोशिश की. ब्रिटिश रेजिडेंट, यूरोपियन inhabitants and a few hundred loyal sepoys took shelter in the residency. The residency was besieged by the Indian rebels and Sir Henry was killed. ठीक है. इन हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे मार दिया जाता है और जो भी आपके इंडियन रेबल्स थे वो इस रेजिडेंसी को सीज कर लेते हैं. द कमांड ऑफ द बिसीज गैरिसन डेवलप्ड बाय ऑन ब्रिगेडियर इंग्लिश. ठीक है. ये जो ब्रिगेडियर इंग्लिश थे वो हेल्ड आउट अगेंस्ट हैवी ओड्स. अब ये ब्रिगेडियर इंग्लिश क्या है, यहाँ पे इन रेबल्स के साथ डील करते हैं, उनको हराते हैं. द अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ द सर हेनरी हैवलॉक एंड सर जेम्स ओट्रम टू रिकवर लखनऊ met with no success. Finally सर कॉलिन कैम्पबेल, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना, सर कॉलिन कैम्पबेल, इन्होंने फाइनली इस रिवोल्ट को यहाँ पे ख़त्म किया था. द न्यू कमांडर इन चीफ इवैक्यूएटेड द यूरोपियंस विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट. इन्होंने गोरखा रेजिमेंट की मदद से यहाँ पे जो रिवोल्ट चल रहा था उसको ख़त्म किया फाइनली. एंड इन मार्च 1858 द सिटी वॉज फाइनली रिकवर्ड बाय द ब्रिटिश. मार्च तक इस सिटी को फाइनली रिकवर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने. टाइम पीरियड क्या आ गया 1858. रिवोल्ट का स्टार्ट हुआ था 1857. तो ये भी टाइम थोड़ा देखते हुए चलना. देन बट गोरिल्ला एक्टिविटी वाज कंटिन्यूस टिल सितंबर इन द सेम ईयर. फिर उसके बाद हम आते हैं बरेली में. अब बरेली में क्या सीन चल रहा था, यहाँ पे लीडरशिप किसकी थी, खान बहादुर की. अ डिसेंट ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ रोहिलाखंड, ये रोहिलखंड के लीडर्स थे, was placed in command, not enthusiastic about the pension being granted by the British. ब्रिटिशर ने क्या कर दिया था, इनको इनकी जगह से हटा दिया था और बोला था कि आप क्या, मतलब ये राजा नहीं रह गए थे वहाँ के, इनको बोला था कि इनको 40,000 इनको कुछ पेंशन दे के इन्होंने साइड कर दिया था ब्रिटिशर ने. तो ये खुश नहीं थे उस पेंशन से और इनकी इज्जत तो वैसे ही चली गई थी, ये राजा थे और कहाँ पेंशन पे जी रहे हैं. ही ऑर्गेनाइज एन आर्मी ऑफ 40,000 सोल्जर्स को ये ऑर्गेनाइज करते हैं एंड ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिशर्स. राइट. देन उसके बाद बिहार के अंदर कौन रिवोल्ट संभाल रहे थे, कुंवर सिंह रिवोल्ट संभाल रहे थे. अच्छा, जो भी बच्चे बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी जो कि कुंवर सिंह, स्पेशली कुंवर सिंह के बारे में होगी और इनके सिग्निफिकेंस रोल्स के बारे में होगी कि इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में बिहार से जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इनके क्या रोल्स रहे थे, क्या सिग्निफिकेंस रहा था, तो वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे. तो यहाँ जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है. An old man in his 70s, he nursed a grudge against the British, who had deprived him to his state. He unhesitatingly joined the Sipais when they reached Arha from Dinapur. Then फिर आपका मौलवी अहमदुल्ला, ये फैज़ाबाद से इस रिवोल्ट को संभाल रहे थे. रानी लक्ष्मीबाई, ये आपकी झांसी से संभाल रहे थे. यहाँ पे इस टाइम पे गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे. had refused to allow her adopted son to succeed to the throne. इनको भी डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत झांसी को भी इन्होंने हथिया लिया था. जो इनके सन थे, अडॉप्टेड सन थे, उनको गद्दी पे बैठने के लिए इन्होंने मना कर दिया था. देन डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत इन्होंने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया. अब हमें पता है इनकी मदद यहाँ पे कौन कर रहे थे, तांतिया टोपे कर रहे थे. यहाँ पे ना एक काफ़ी एक इनका बैटल क्राई था. ये क्या था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, काफ़ी फेमस है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. तो ये बैटल क्राई झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने दिया था. देन इसके बाद देखते हैं कि हम फाइनली हुआ क्या. अच्छा, ये शाहमल जो थे,
ये आपके 24 परगना जो विलेज इन परगना बरोत, वहाँ के ये एक कॉमन विलेजर्स थे, ठीक है। इन्होंने इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा था इस रिवोल्ट के अंदर। क्यों, देखो, ही ऑर्गेनाइज द हेडमैन एंड पीजेंट्स ऑफ 84 विलेजेस, जो 84 गांव के जो लोग थे उनको इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और रात को ये मार्च करते थे विलेज टू विलेज जाके, और लोगों से ये पीपल से अर्ज करते थे कि भैया इस रिबेल के अंदर पार्टिसिपेट करो, हम सबकी भलाई के लिए हो रहा है। एंड फाइनली ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग किया हुआ है, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। तो लोगों को ये बताया करते थे कि हमें साथ खड़ा होना चाहिए, उनको एक साथ लेके आ रहे थे इस रिवोल्ट में। द पीपल अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग, अब ये जो लोग थे जो साथ आए, इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया, जो भी ब्रिजेस थी और जो भी रिवर्स, ब्रिजेस ओवर द रिवर्स एंड डक अप मेटलेड रोड, जो भी इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया ब्रिजेस को, और जो भी मेटल रोड्स वगैरह होती थी उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली स्टार्ट क्या कर रही था, जो भी कम्युनिकेशन के मीन्स थे उन सबको ख़त्म किया जा रहा था, ताकि जो ब्रिटिश फोर्सेज है वो वहाँ पे ईजिली ना आ पाए, जल्दी ना आ पाए, राइट। फ्रॉम कमिंग इन टू द रोड्स from coming into the area, and partially because bridges and roads were viewed as symbol of the British rule। क्यों, क्योंकि एक तो ये रीज़न था कि वो जल्दी यहाँ पे आ ना पाए, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन का मीन था उसको ख़त्म कर दिया जा रहा था, रेलवेज थी, जो भी रोड्स थे उन सबको तोड़ दिया जा रहा था, और दूसरा चीज़ ये क्योंकि एज अ ब्रिटिश सिंबल की तरह देखा जाता था, ये जो भी ब्रिजेस है, रोड्स है, ये ब्रिटिश सिंबल की तरह देखा जाता है, इसलिए इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। देन शाहमल स्पेंड सप्लाइज टू द म्यूटिनियर्स इन दिल्ली in Delhi, and prevented all official communication between British headquarter and the Meerut। ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन थी उन सबको बंद क्या कर रहे थे, ये उन सबको ख़त्म कर रहे थे। ही मेड हिज हेडक्वार्टर एट द बंगलो ऑफ एन इरीगेशन डिपार्टमेंट। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, जो इरीगेशन डिपार्टमेंट का बंगलो था उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया, एंड सुपरवाइज एंड कंट्रोल हिज ऑपरेशन फ्रॉम हेयर। इनफैक्ट द बंगलो वॉज टर्न इन टू अ होल ऑफ जस्टिस, उसको होल ऑफ जस्टिस की तरह देखा जा रहा था, उसको टर्न कर दिया गया था। देन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड डिस्पेंसिंग जजमेंट, जो भी चीज़ें थी वो यहीं पे होती थी। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। The people of the area felt that the British rule was over and their own rule had come. Unfortunately, in July 1857, Shahamar killed by the English officer Dunlap. It is an alleged इन जुलाई 1857 में जो शाहमल थे इनको किल कर दिया गया था बाय इंग्लिश ऑफिसर डनलप, एंड इट इज़ अलीग्ड दैट द शाहमल्स बॉडी, मतलब इनकी जो बॉडी थी उसको पीसेस में काट दिया गया था, एंड इनके हेड को डिस्प्ले किया गया था ऑन जुलाई 21, 1857 टू टेरिफाई द पब्लिक। उनको लगा था कि इससे क्या है, लोग शांत हो जाएंगे और डर के मारे वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फॉर मोर देन अ ईयर हाउएवर द रेबल्स कैरिड ऑन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट हैवी ओड्स। देखिए, रेबल्स थे, उन्होंने अपने इस स्ट्रगल को कैरी ऑन रखा। देन सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, अब इस रिवोल्ट को फाइनली सप्रेस कैसे किया गया, ठीक है। तो जो भी रूलर्स थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स, जो भी रॉयल प्रिंसेस थे, उन सबको ना इम्प्रिजन्ड कर लिया गया था, या फिर पब्लिकली शॉट कर दिया गया था, मतलब उनको लोगों के सामने गोली वगैरह मार दी गई थी। और ये किया किसने था, जो लेफ्टिनेंट हडसन थे, इन्होंने खुद गोली मारी थी। द एम्परर वाज exiled to Rangoon, where he died in 1862. Thus the great house of Mughal was finally and completely extinguished। जो बहादुर शाह थी इनको रंगून भेज दिया गया था, और जहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है 1862 में। तो इस तरह से जो मुगल्स थे वो फाइनली उनका जो पीरियड था वो ख़त्म हुआ। देन बाकी के साथ क्या हुआ वो भी देखते हैं। जो सर कॉलिन कैम्पबेल थे, इन्होंने कानपुर को ऑक्यूपाई कर लिया था। दिसंबर 6, 1857 नाना साहब को डिफीट कर दिया गया था कानपुर के अंदर, और नाना साहब कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। स्केप टू नेपाल इन अर्ली 1859, नेवर टू बी हर्ड टू अगेन। उसके बारे में पता नहीं चला इनके साथ क्या क्या हुआ वहाँ पे। हिज क्लोज एसोसिएट तात्या टोपे स्केप्ड इनटू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया। जो तात्या टोपे थे वो सेंट्रल इंडिया के जंगल में जाके चले गए थे, लेकिन उनको वहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था जब वो सो रहे थे। तो अप्रैल 1859 में उनको कैप्चर कर लिया गया और उनको डेथ हो गई थी। देन रानी ऑफ झांसी ये भी मर गई थी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। बैटलफील्ड अर्लियर इन जून 1858 झांसी वाज रिकैप्चर्ड बाय सर ह्यूज रोज। जो ह्यूज रोज थे उन्होंने झांसी को रिकैप्चर कर लिया था। एंड 1859 में कुंवर सिंह जो थे भक्त खान एंड बहादुर खान ऑफ बरेली, राव साहेब, मौलवी अहमदुल्ला वर ऑल डेड। सबकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी।
वाइल द बेगम ऑफ अवध वॉज कंपेल्ड टू हाइड इन नेपाल, और जो बेगम ऑफ अवध थी वो कहाँ चली गई थी, जो बेगम हजरत महल थी वो कहाँ चली गई थी, आपकी नेपाल में चली गई थी. एट बनारस अ रिबेलियन हैड बीन ऑर्गेनाइज वॉज मर्सीलेसली सप्रेस्ड बाय द कॉलोनियल, और जो आपका बनारस के अंदर जो रिबेलियन स्टार्ट था वो उसको बहुत बुरी तरीके से कॉलोनल नील ने सप्रेस कर दिया. वो पुट टू डेथ ऑल सस्पेक्टेड रेबल्स एंड इवन डिसऑर्डरली सिपाहीज, जो भी आपकी सिपाहीज थे, जो भी सस्पेक्टेड रेबल्स थे, उन सबको मार दिया गया था. तो इस तरीके से फाइनली ब्रिटिशर्स ने बहुत ब्रूटली इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया. अब कुछ ऐसे रीजंस